हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्योंकि पहले ही हम जानते हैं कि टाइम उतना बचा नहीं है, तो हम इसके न्यूमेरिकल से डायरेक्ट शुरू करेंगे। जो भी एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल है उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। उसका जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इसका जो टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। हर एक सॉल्यूशन को देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं रीड कर लेता हूँ कि वायु में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः हम लिख लेते हैं Q1 क्रमशः कितने आवेश हैं 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हम बना लेंगे समझने के लिए कि दो आवेश हैं Q1 Q2 है, जिनके बीच का सेपरेशन क्या होगा R होगा। ठीक, जिनके बीच का सेपरेशन R है, जो क्वांटिटी दी गई हम आप लिख लेंगे। क्या है Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा R कितना है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं MKS सिस्टम में सबको सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे। तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर यानी कि 0.3 मीटर। ठीक, अब हम कूलाम के नियम से देखेंगे, दोनों के बीच का बल निकालेंगे। तो देखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F = 1/4πε0। हम के नहीं लेंगे क्योंकि ये वायु है, निर्वात के लिए है, तो के की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, तो के नहीं लेंगे। Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, तो F = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना दिया गया है ऊपर, Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷, और नीचे अपॉन में R का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे 9 × 2 साथ में लेकर आते हैं इंटू 10 का जब बेस है सब सेम है तो ऊपर के पावर में ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे 9 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके -14 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.3 × 0.3। करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। F = इसको हम लिख कैसे सकते हैं 9 × 2 × 10⁻, ये माइनस हो जाएगा -5 अपॉन में 3 × 3 इंटू 10⁻⁻² में -2। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ पे मिस हो गया, ये 3 यहाँ पे रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × 3 3 × 3 और ये 3 टाइम्स। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा F = 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 10⁻⁵ और ये +2 आ जाएगा। तो F = कितना निकलेगा 3 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। दो चार्ज दिए गए थे, उनके बीच का सेपरेशन दिया, कूलाम के नियम से उनके बीच का फोर्स निकालना है, वैल्यू पुट किया, फर्दर सॉल्व किया, एंड लास्ट में आंसर। और लास्ट में याद रखना हमेशा यूनिट लिखना नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.4 में कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 में कूलाम आवेश हो तो पहला क्या है, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, और दूसरा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, तो आइए इस यहाँ पे कॉपी में तो दिया गया है, पहला आवेश कितना दिया गया है 0.4 म्यू कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। सिमिलरली Q2 दिया है 0.8 म्यू कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है F = 0.2 न्यूटन। तो जो ए हमसे पूछा है
जो ए है वो हमसे पूछा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। जो वैल्यू हमको ऊपर मिला है वही इस फार्मूले में रख देना है। तो F की वैल्यू कितना है 0.2 इज इक्वल टू 1/4πε0 को हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 जो यहाँ मिला है Q1 और Q2 वो हमको रख देना है 0.4 × 10⁻⁶ इंटू 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन में R², क्योंकि हम दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, सबको इधर उधर ट्रांसफ़र कर देना है, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। R² इज इक्वल टू ये नीचे आएगा तो ऊपर को हम एडजस्ट कर लेते हैं 9 × 0.4 0.8 जितने भी 10 के मल्टीपल्स हैं 10⁻⁹ × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ अपॉन में 0.2। तो R² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 × 9 × 10⁻⁴ दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये रूट में जाएगा 16 × 9 × 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू 16 से 4 आएगा, इंटू 9 से आएगा 3, इंटू 10⁻⁴ से आएगा 10⁻²। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 × 10⁻²। और ये भी मीटर में है, हम लिखेंगे सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये होगा अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/G_ME_MP विमा विहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि इसमें किसकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या दिया गया है कि Ke²/G_ME_MP इसकी रेशियो की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम जहाँ जानते हैं K इज इक्वल टू क्या है 4πε0 कैपिटल K है ये। ठीक है, जो क्या है कांस्टेंट है। ठीक, और G क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, ME क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और MP क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इसको दिखाना है विमा विहीन है कि नहीं है। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसमें E की जो बीमा होगी उसको रखेंगे, K की जो बीमा होगी उसको रखेंगे, G और ME MP सबकी बीमा रखेंगे। अगर उसको कैंसिल आउट होकर 1 आ जाए, कुछ नहीं बचेगा, तो वो बीमा विहीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कूलॉम लॉ से कि इधर अगला देखते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से क्या होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन में R²। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आएगा F R² अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, अब इसका हम बीमा लिखेंगे K की बीमा। ठीक है, K की बीमा क्या होगा, तो हम लिखेंगे F की बीमा। F की बीमा हम जानते हैं क्या होता है MLT-2। ठीक है, और R अगर दूरी है लेंथ है। ठीक, तो लेंथ की बीमा R² है तो L2 हो जाएगा अपॉन में Q1 की बीमा क्या हो जाएगी 80, Q2 की बीमा क्या हो जाएगी 80।
तो जो फाइनल विमा आएगा इसका निकल करके वो हो जाएगा ML3, ठीक है, और फिर T-4 A-2, ठीक है। ये हमको मिल गई K की विमा, ठीक है, K की। अभी हमको निकालना है E की, G की, ME और MP की, ठीक है। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा G की विमा, ठीक है। तो पहले E की विमा निकालते हैं। E की विमा क्या होता है 80। उसी तरह G की विमा निकालेंगे। G बराबर हम जानते हैं फार्मूले से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सेम जैसे कूलाम का नियम होता है वैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। तो G का जो होता है उसमें भी MLT-2 होगा, फिर L2 होता है पॉन में, यहाँ पे मास होगा तो M2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हम क्या जानते हैं G बराबर F(r²) अपॉन में M1 M2, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या आ गया, K की विमा आ गई, E की विमा आ गई, G की विमा आ गई। उसी तरह M जो है मास है, जो MEMP है, यहाँ पे जो MEMP है वो मास है यानी कि द्रव्यमान, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी दोनों की, ME की विमा बराबर MP की विमा बराबर M, ठीक। अब इसको हम इसी रेशियो में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, फाइनल आंसर हमको यहाँ मिलेगा अपना कि KE² अपॉन में GME-MP की विमा बराबर क्या हो जाएगा, K की विमा रखेंगे यहाँ पे जो ऊपर से हम निकाले हैं, तो K की विमा क्या हो जाएगी ML3T-4 A-2, और E² की विमा क्या हो जाएगी, E कितनी है तो A2T2, ठीक है, अपॉन में G की विमा लिखेंगे जो ये G की विमा हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M-3, ठीक है, ये -2 ऊपर जाएगा तो M-1 L3 और T-2, T-2 है तो L1 L2 L3, और MEMP का हो जाएगा M2, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे M-1 है, यहाँ पे M2 है, दोनों 1 1 हो जाएगा और 1 से 1 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल डायरेक्ट नहीं करते, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 0, L यहाँ पे 3 है, L ऊपर 3 है, दोनों कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, 1 नहीं लिखते हमेशा 0 लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे T 2 टाइम्स है, यहाँ पे T-4 है, T+2 है, -4 + 2 -2 बचेगा, -2 का T1 हो जाएगा यानी कि T0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A-2 है, यहाँ पे A+2 है, दोनों 0 हो जाएगा तो A 0 हो गया। जब कोई ना M बचा, ना L बचा, ना T बचा, ना A बचा, तो ये राशि क्या हो जाएगी विमा विहीन, यानी इसीलिए KE² अपॉन में GME-MP एक विमा विहीन राशि है। एक पार्ट था कि इसमें भौतिक नियतांकों की सारणी देख करके इसका अनुपात का मान ज्ञात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या अनुपात क्या था, KE² G इंटू MEMP, ठीक है, इसका रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो K बराबर हम जानते क्या होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। G की वैल्यू कितनी होती है 6 × 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखना होता है। और जो ME है
यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है 9.1 होता है एक्चुअली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यही सब वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देना है। जो वैल्यू आएगा वो उसका आंसर होगा। तो हम रखते हैं इधर, यानी कि ke² MP इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ E² यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉन में जी की वैल्यू कितनी है 6। एक सेकेंड हाँ वही 6.67 इंटू 10⁻11 ME 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 की। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो अपना फाइनल आंसर आने वाला है वो है 2.29 इंटू 10⁻39। ठीक है, क्योंकि हम इसका कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पीमा विहीन है। पीमा विहीन कब होगा जब इसकी यूनिट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये फाइनल आंसर होगा। और तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा गया है ए कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। और बी है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं पहले पेज पर। तो जो ए है क्या है, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणक में होता है। गणितीय रूप में इसको हम कैसे लिखते हैं, पूर्णांक गुणक का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लो कोई ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा माइनस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा या 3 इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होगा वो एक फिक्स इंटीजर नंबर होगा, यानी कि या तो 1 होगा, 2, 3, 4, या कम होगा तो -1, -2, -3, -4। यानी कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में होंगे, वो पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक के गुणक का होगा, 1 2 3 -1 2 3 ऐसे करके होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 हो गया, कि ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन हो गया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पे Q जो होता है वस्तु का संपूर्ण आवेश होता है, N जो होता है वो कोई पूर्णांक संख्या, यानी कि 1 2 3 -1 2 3 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटीकरण क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक इंटीजर नंबर में होगा, यानी कि n। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन है, सवा इलेक्ट्रॉन है, 3/2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बड़े स्तर पर जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि बड़े स्तर पर हम जब बात करते हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। जब हम बड़े पैमाने पर देखते हैं, और बड़े पैमाने पर हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश को देखते हैं, तो ये जो क्यों की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, यानी कि 1.6 बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। इसलिए बड़े लेवल पे, स्थूल अवस्था पर, बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों के व्यवहार को पढ़ते समय हम इसके क्वांटीकरण को इग्नोर कर देते हैं, जिसको 1.6 लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटीकरण पढ़ेंगे तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और जब बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो आ जाते हैं हम अपने पेज की स्क्रीन पर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेश संरक्षण के अनुसार
आवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को तो ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि इसी में एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम सिल्क का कोई कपड़ा है, उसको हम एबोनाइट या फिर कांच के टुकड़ा, ये मान लो एक कांच का छड़ है, ठीक है, ये सिल्क है, कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा ले लिया जाए या फिर ठीक है कांच का छड़ या टुकड़ा, ठीक है। जब इसको हम आपस में रगड़ते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन ना हम जनरेट कर पाते हैं ना इसको हम नष्ट कर पाते हैं। स्टार्टिंग में जो होगा ये भी न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा, यानी कि दोनों पर कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन जब इनको आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपस में एक चार्ज दिखने लगता है, ठीक। जो रॉड होता है इस पे से जब हम सिल्क, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जब कांच रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं कांच की छड़ को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। यानी कि कांच जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो छड़ हो जाएगा, कांच का छड़ हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, सिल्क के कपड़े पे जाएंगे, ठीक है। सिल्क के कपड़े पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सिल्क के कपड़े पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम से कि कोई भी आवेश न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पे काम कर रहा है कि जब हम सिल्क के टुकड़े को कांच की छड़ से आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कांच की रॉड से निकल करके सिल्क के कपड़े पे चला जाता है, जिससे कि जो छड़ है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो सिल्क का कपड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। तो हेंस यहाँ पर ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन नष्ट नहीं हो रहा है। तो यही है आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता।